नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। इस नारे को लगाया था उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कई महीनों पहले, जब काशी का मामला उठा था और ज्ञानवापी मंदिर को ढहाने के लिए ज्ञानवापी मस्जिद को नेस्तनाबूद करने के लिए कार्रवाई शुरू की थी भारतीय जनता पार्टी और तमाम भगवा गैंग ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे पहले मंदिर का ही मुद्दा उठाया और उन्होंने सोचा कि हम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और चुनाव जीत लेंगे। पूरा देश राममय हो जाएगा और हमें थोक के भाव वोट मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ इसका उल्टा। आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा करना खुद हिंदुओं को ही गच्चा दे गया। हिंदुओं से लेकर के संत महंत, मठाधीश और यहाँ तक कि शंकराचार्य जो देश के चारों कोनों में विद्यमान हैं, उन्हें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से धार्मिक अनुष्ठान को सियासी इवेंट बना करके पेश किया, किसी को पसंद नहीं आया। अयोध्या में राम मंदिर जब बनकर के तैयार हुआ और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो उस समय लगा कि पूरा देश राममय हो गया है। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश राममय हो गया है और जनता के बीच से भी आवाज उठने लगी, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। लेकिन राम का मुद्दा इतना हावी क्यों नहीं हुआ लोकसभा चुनाव में? इसके पीछे भी एक कहानी है और वह कहानी है कि आरएसएस नहीं चाहता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद भगवान राम से बड़ा हो जाए और भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के कद को राम से कहीं बड़ा दिखाया। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन के समय कर्नाटक बीजेपी ने जिस तरह से रामलला की उंगली पकड़े हुए चलते हुए मंदिर की ओर जाते हुए नरेंद्र मोदी को दिखाया, उसकी बहुत प्रतिक्रिया हुई और लोगों ने कहा कि अब तो नरेंद्र मोदी का कद रामलला से भी बड़ा हो गया है और रामलला उनकी उंगली पकड़ करके मंदिर की ओर जा रहे हैं। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दिया 2024 के लोकसभा चुनाव में। इसकी कई वजह हैं। बहरहाल हम उस वजह में नहीं जाएंगे। आज हम पड़ताल करेंगे कि क्यों भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने कि राम मंदिर के मुद्दे को इतना बड़ा बना दिया था और चुनाव जीतने की कोशिश किया था, वह मुद्दा क्यों और कैसे नहीं काम आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ा मुद्दा 22 जनवरी को राम मंदिर का और प्राण प्रतिष्ठा का धार्मिक मुद्दा ही सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। लेकिन जब उन्हें लगा चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद कि राम मंदिर का मुद्दा उन्हें नहीं जिताएगा, तब वह मोदी की गारंटी पर उतर आए और अपने घोषणा पत्र को ही, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को ही मोदी की गारंटी नाम दे दिया और कहा कि मोदी की गारंटी है और मोदी है तो मुमकिन है
ऐसे नारे लगाए गए, लेकिन यह नारे भी काम नहीं आए, क्योंकि मोदी की गारंटी के बारे में इस देश की जनता को 2014 से ही पता है कि मोदी जो कुछ कहते हैं, जो गारंटी देते हैं, उसे भूल जाते हैं और इनकी एक भी गारंटी पूरी नहीं हो सकी। तो गारंटी का मुद्दा भी हवा हवाई हो गया, राम मंदिर के मुद्दे की तरह। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पुरानी आदत से बाज नहीं आए और हिंदू मुस्लिम करने के लिए किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी किया और कांग्रेस को एक षड्यंत्रकारी पार्टी बताते हुए कहा कि अगर कांग्रेस जीतेगी तो मंगलसूत्र, घर के नल में लगी टोटी, तमाम चीज़ें ऐसी हेट स्पीच दिया जिससे भारतीय जनता पार्टी की भद पिट गई। अंत में नरेंद्र मोदी मुजरे पर उतर आए और इंडिया गठबंधन जो चुनाव लड़ रहा था मजबूती से, उसे एक तवायफ से जोड़ करके उसे मुजरा करने वाली पार्टी और विपक्ष कहा। तो भारतीय जनता पार्टी का जो सांप्रदायिक मुद्दा था, इसे आरएसएस बहुत पहले ही भांप गया था। आप याद कीजिए कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी ने सांप्रदायिक मुद्दा उठाया था और बजरंग बली को बीच में ला करके बजरंग बली का जयकारा जनसभाओं में खुद नरेंद्र मोदी ने लगाया था। बजरंग बली का जयकारा लगाने के बाद यह भी कहा कि जब ईवीएम की बटन दबाइए तो बोलिए जय बजरंग बली। धार्मिक ध्रुवीकरण करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था नरेंद्र मोदी ने, और उसका परिणाम क्या हुआ कि बुरी हार हुई। उसी समय आरएसएस के ऑर्गेनाइजर लिखता कि 2024 के लोकसभा चुनाव में धार्मिक मुद्दा, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण, मंदिर मस्जिद काम नहीं आएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी इस पर चुनाव लड़ना चाहेगी तो उसकी हार होगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अहंकार में इतना मशगूल थे कि उन्हें आरएसएस की हिदायत याद नहीं आई और फिर से 2024 को जीतने के लिए राम मंदिर का मुद्दा उठाया और प्राण प्रतिष्ठा का काम किया। आरएसएस ने जो चेतावनी दी थी वही हुआ। मंदिर का मुद्दा काम नहीं आया और यहाँ तक कि अयोध्या और अयोध्या के आसपास 4-5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह से हार हुई। अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह जो 2 बार जीत चुके हैं, तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए मोदी ने उन्हें टिकट दिया और विपक्ष के यानी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद पासी, उनके खिलाफ खड़ा किया गया। सवर्ण और दलित की लड़ाई थी यहाँ पर, और दलितों में जिस तरह से अंबेडकरवादी विचारधारा बुद्धिज्म सिर्फ अयोध्या में ही नहीं पूरे देश में व्याप्त हो गया है। हमें लगता है कि अयोध्या जैसा हश्र अब पूरे देश में होने वाला है। दलित समाज संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए जिस तरह से अयोध्या में उठ खड़ा हुआ और उसके साथ अन्य पिछड़ा वर्ग भी आकर के खड़ा हो गया और सवर्ण प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के लल्लू सिंह की बुरी हार हो जाती है। जिस अयोध्या के बारे में कल्पना की गई थी और सपने में भी नहीं सोचा गया था कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की हार हो सकती है। सिर्फ अयोध्या ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बना करके नरेंद्र मोदी ने 2014 से जीतने का जो अभियान चलाया था, 2014 में जीता 72 सीटें, 2019 में जीता 62 सीटें और 2024 में मिशन 80 का
उद्देश्य से लेकर के चल रहे थे नरेंद्र मोदी कि इस बार तो राम मंदिर का उद्घाटन होगा, इसलिए शर्तिया मिशन 80 पूरा होगा और 80 की 80 सीटें हम जीत लेंगे। लेकिन हुआ उसका उल्टा। जिस तरह से आरएसएस की हिदायत को मानने से इनकार किया नरेंद्र मोदी ने और जिस तरह से अपने अहंकार और तानाशाही रवैये को अंजाम दिया पिछले 10 सालों में, भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे अदने कार्यकर्ता से लेकर के सांसद और मंत्री तक को भी इतना अहंकार हो गया और लोगों ने कहना शुरू किया कि हमें 400 सीटें दीजिए, हम संविधान को बदल देंगे। जिन 4-5 लोगों ने ऐसी बातें कही, ऐसी हिमाकत दिखाई, उसमें एक लल्लू सिंह भी थे। लल्लू सिंह के शब्दों में, लल्लू सिंह ने आचार संहिता लागू होने के बाद कहा था, सरकार तो 272 में ही बन जाती है, लेकिन 272 सीटों से हम संविधान नहीं बदल सकते हैं। संविधान को बदलने के लिए 2/3 बहुमत होना चाहिए। हमें 400 पार सीटें दीजिए, हम संविधान को बदल देंगे। उनकी यह बात, उनका यह बयान पूरे देश में जंगल में आग की तरह फैल गया और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने इसे फैलाने का काम किया और इसे एक मुद्दा बना लिया। और राहुल गांधी ने तो अपनी हर जनसभाओं में संविधान की प्रति लहराते हुए कहा कि आज का चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, आरक्षण बचाने का चुनाव है और अगर यह चीज़ें नहीं बचेंगी तो दलित और ओबीसी के लोग भी नहीं बचेंगे। दलित और ओबीसी का वजूद ही खतरे में आ गया है इन 10 सालों में नरेंद्र मोदी के अहंकार से और अब उनका मनोबल इतना बढ़ गया है कि खुल्ला कह रहे हैं कि हम संविधान को बदल देंगे, हमें 400 पार सीटें दीजिए। तो जिस तरह से अयोध्या के प्रत्याशी लल्लू सिंह ने कहा, उसी तरह से मेरठ में चुनाव लड़ रहे टीवी सीरियल के राम अरुण गोविल ने भी कहा, उसी तरह से ज्योति मिर्धा जो राजस्थान की हैं उन्होंने कहा और तमाम भाजपाइयों ने ऐसी बातें कही और इसी को सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ने। इसी की वजह से मंदिर का मुद्दा दब गया और संविधान बचाने का मुद्दा आगे आ गया। इसी संविधान बचाने के मुद्दे को लेकर के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद पासी ने अयोध्या में चुनाव प्रचार किया। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही था, लेकिन और भी मुद्दे थे। जातीय समीकरण को जिस तरह से साधा अयोध्या में और पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने, उससे भी उन्हें बड़ी जीत मिली है पूरे उत्तर प्रदेश में और अयोध्या में भी। कैंडिडेट से नाराजगी, लल्लू सिंह से 2 बार, लल्लू सिंह जो कि 2 बार सांसद रह चुके थे, इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी काम कर रही थी और इस बात को नरेंद्र मोदी और उनकी चुनाव लड़ने के लिए टिकट बांटने वाली टीम भी नहीं समझ सकी और उन्हें तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए टिकट दे दिया। चौथा कारण है भारतीय जनता पार्टी को हराने का। अयोध्या में बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ से सवर्ण प्रत्याशी को खड़ा कर दिया। सवर्णों का वोट बट गया और दलितों और पिछड़ों का वोट इतना ज़्यादा पड़ा कि सवर्णों का बटा हुआ वोट लल्लू सिंह को जिता नहीं सका। कैडर का भी समर्थन नहीं मिला। कैडर का मतलब कि आरएसएस का समर्थन नहीं मिला। आरएसएस के प्रचारक अयोध्या में नहीं उतर सके भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने के लिए।
स्थानीय नाराजगी थी। जमीन अधिग्रहण कर लिया गया था, गरीबों का घर तक, खेत तक, बाग खलिहान तक छीन लिया गया था और उन्हें उसका मुआवजा नहीं दिया गया। अगर मुआवजा मिल गया होता तो निश्चित रूप से जमीन अधिग्रहण का मामला चुनाव हारने में हावी नहीं होता। लेकिन जिस तरह से दलितों, पिछड़ों और हर समाज के लोगों के घरों को ढहाया गया, होटल बनाने के लिए, एयरपोर्ट बनाने के लिए, बस अड्डे बनाने के लिए, रेलवे स्टेशन बनाने के लिए, जिस तरह से अयोध्या में निर्माण कार्य को ढहाया गया और उन्हें उसकी कीमत नहीं चुकाई गई, इससे अयोध्या की जनता नाराज हो गई और वही हश्र हुआ लल्लू सिंह का जो होना चाहिए था और जो भारतीय जनता पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ। लल्लू सिंह को मात खानी पड़ी 54,567 वोटों से। लल्लू सिंह को मिलते हैं 4,99,722 वोट। अवधेश प्रसाद पासी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को मिलते हैं 5,54,289 वोट। इस तरह से 54,567 वोटों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की भारी जीत होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोचा भी नहीं होगा कि अयोध्या में उनकी बुरी हार हो सकती है और जिस तरह से उन्होंने अयोध्या में धार्मिक अनुष्ठान को सियासी नौटंकी और सियासी अनुष्ठान बना करके पेश किया और वाहवाही लूटने की कोशिश किया, वह वाहवाही तो उन्हें उस समय जरूर मिल गई थी, लेकिन वह वाहवाही वोटों में तब्दील नहीं हो पाई। वोटों पर छा गए स्थानीय मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे, कोरोना काल में हुई मौतों के मुद्दे, और इन मुद्दों ने अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ अयोध्या में बल्कि अयोध्या के आसपास की 4-5 सीटों पर करारी शिकस्त दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब याद रखना होगा कि भले ही जोड़ तोड़ से उनकी बैसाखी वाली सरकार या उनकी लंगड़ी सरकार भले ही बन जाए, 9 जून को शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन हमें तो लगता है कि 8 जून को शपथ लेने वाले थे, किस कारण से 9 जून किया गया। और हो सकता है कि अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू चाह लेंगे तो 9 तारीख को भी, 9 जून को भी शपथ नहीं ले पाएंगे, लेकिन ज़्यादा उम्मीद की जा रही है कि 9 तारीख को शपथ ले लेंगे। लेकिन शपथ तो ले लेंगे, सरकार तो बन जाएगी, लेकिन इस बार की सरकार मोदी सरकार नहीं कही जाएगी। इस बार की सरकार गठबंधन सरकार कही जाएगी। भले ही मोदी प्रधानमंत्री हों, लेकिन इस देश की जनता ने इन्हें प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुमत नहीं दिया है। प्रधानमंत्री की छाया बनकर के राज करेंगे, या यूं कहें कि जबरन प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री बनने के लिए मैंडेट नहीं मिला है नरेंद्र मोदी को। सरकार भी बन जाएगी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे, राजकाज का काम भी शुरू हो जाएगा, लेकिन यह सरकार कितने दिन, कितने घंटे, कितने महीने, कितने साल चलेगी, इस पर प्रश्न चिन्ह अभी से उठ रहा है। और इतना जान लीजिए कि तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू धर्मनिरपेक्ष हैं। हिंदू मुस्लिम में उनका विश्वास नहीं है, सर्वधर्म समभाव में उनका विश्वास है। सभी धर्मों को लेकर के चलना चाहते हैं, जिसमें वह मुसलमानों को वरीयता देते हैं। कुछ समय पहले उन्होंने मुसलमानों को 4% आरक्षण देने की बात तब कही थी जिस समय नरेंद्र मोदी हिंदू मुस्लिम कर रहे थे। नीतीश कुमार
जिन शर्तों को लेकर के नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन देने जा रहे हैं, उसमें कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व से मैच नहीं करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ओबीसी जनगणना का मुद्दा। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री थे तो यही नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से मिलते हैं तेजस्वी यादव के साथ और ओबीसी जनगणना पूरे देश में कराने की बात कहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी सिरे से खारिज कर देते हैं और गुस्से में कहते हैं कि जाओ तुम अपने राज्य में करा लो ओबीसी जनगणना। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार लौट आते हैं, जो नरेंद्र मोदी ने कहा वही किया और जनगणना कराया और 75% आरक्षण घोषित कर दिया। 50% के ऊपर जो कैप लगा हुआ था उस कैप को हटा दिया। अब नीतीश कुमार चाहेंगे कि जो आरक्षण बिहार में लागू है, जिस तरह से बिहार में जनगणना हुई है ओबीसी की, वही जनगणना पूरे देश में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आज से नहीं, सदियों नहीं दशकों से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की जा रही है। और सिर्फ बिहार ही नहीं, आंध्र प्रदेश को भी विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग अरसे से की जा रही है। और इसी मुद्दे पर अटल बिहारी सरकार से चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन वापस लिया था। तो आज विशेष राज्य का दर्जा और ओबीसी जनगणना, ओबीसी हक अधिकार नरेंद्र मोदी का पीछा नहीं छोड़ेगा और हो सकता है कि यही कारण एक दिन, कुछ महीनों या कुछ साल में यही मुद्दा इतना हावी हो जाए कि नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाए। और अगर नरेंद्र मोदी फिर से हिंदू मुस्लिम करेंगे, हिंदू मुस्लिम के बीच ध्रुवीकरण के लिए गालियां देंगे, विपक्ष को मुजरे वाली तवायफ कहेंगे, तो इसे नायडू और नीतीश कुमार पसंद नहीं करेंगे और उनकी सरकार को धत्ता बता देंगे, गिरा देंगे। आज तलवार की धार पर चलेगी अब मोदी सरकार। जो आज़ादी उन्हें 2014 से लेकर के 2024 तक 10 सालों तक जो अहंकार, जो तानाशाही रवैया काम किया है, अब वह रवैया काम नहीं करेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कारपोरेट को जिस तरह से बड़ा फायदा पहुंचाते हैं, यह काम करने की भी छूट नहीं मिलेगी। मतलब भारतीय जनता पार्टी का जो असली रूप है, उस असली रूप में, उस फुल फॉर्म में अब भारतीय जनता पार्टी नहीं आ पाएगी और उसे आम आदमी के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ना होगा और आम आदमी की समस्याओं को दूर करने के लिए ही सरकार बनाना होगा और शासन करना होगा। अंत में 3 सवाल, और वह 3 सवाल हैं, संविधान का अपमान अब नहीं किया जा सकता है। संविधान को ख़त्म करने, मनुस्मृति को लागू करने की बातें अब नहीं कही जा सकती हैं। अगर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के मन में कहीं यह बात है कि उसे संविधान ख़त्म करना है, तो संविधान तो नहीं ख़त्म होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जरूर ख़त्म हो जाएगी। नरेंद्र मोदी कान खोल करके सुन लें कि अब धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं चल पाएगा, हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं खेल पाएंगे, मुसलमानों को अधिक बच्चे पैदा करने वाले और घुसपैठिया नहीं कह पाएंगे। अगर कहेंगे तो उनकी सरकार गिरने में देरी नहीं लगेगी। असली मुद्दों पर, जनता के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को टिकना होगा और उनके समस्याओं का समाधान करना होगा। अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तब भी सरकार के जाने का खतरा बरकरार रहेगा।
हिंदू राष्ट्र बनाने और मनुस्मृति लागू करने को आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए। अगर ये बातें पब्लिक डोमेन में फिर से आ जाएंगी और फिर से यह चुनावी मुद्दा बन जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी आज जो 240 पर अटकी हुई है वह सिर्फ 40 पर आ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी भारत मुक्त हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।